अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है बच्चों आपको मेरी? यस यस मैम। मैम। वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। अच्छा जी बच्चों, आज का जो है वो हमारा लेक्चर 10th है। छोटा सा लेक्चर है, ठीक है जी। प्रिवेंशन प्रैक्टिस फॉर अडल्ट्स, या फिर हमने कौन कौन सा पढ़ा था? जस्ट वेट अ मिनट, मैं जरा डोर जो है वो उसको क्लोज कर। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वालेकुम सलाम जी बच्चों, बताएं। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि ना काइंडली लेक्चर्स के नंबर उसी तरह से रखा करें जो होते हैं, बाद में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है मैम। तो मैंने देखिए कौन से इस पे नंबर भी इधर 9, लिखे हैं? इस हम्म, पे भी 9 लिखा हुआ है ना। इसमें 9th आज 10th लेक्चर है आपका। जी और कौन से लेक्चर के टाइम इधर उधर हुए? मैम, एक 4 और 5 में भी कंफ्यूजन चल रही थी पिछले दिनों। बच्चे वो मैंने आपको बताया था पहले भी कि वो हमने पढ़ा 4 और 5 में था, तो दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया था। अब आज जो है वो मैं आपको दिखाई देती हूँ और एलएमएस से। मैम जो फर्स्ट लेक्चर है ना, जो फर्स्ट वो सेकंड भी वही है, सेम है। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ और ये सारा कुछ हो गया, होलिस्टिक हेल्थ सेम है। कैसे मैम सेम है? सेकंड में ना, मैम सेकंड में वो दो दो पार्ट्स में। हम्म, यस, मतलब सेकंड आप में ना फर्स्ट लेक्चर का आधा हिस्सा है उसमें। तो कोई बात नहीं बच्चे, आप उसको निकाल दें जो फर्स्ट वाले का आधा हिस्सा है। समझ आ रही है कि ओके नहीं? मैम। देखिए अब फॉर एग्जांपल इसमें हेल्थ था, हेल्थ मॉडल्स वगैरह हमने सारे पढ़े थे, ठीक है। सेकंड में मैंने आपको वेलनेस और वेलनेस के सारे मॉडल्स पढ़ाए थे, ऐसे ही है, ठीक है। यस मैम। तो फर्स्ट वाला हेल्थ से रिलेटेड था बच्चों, हेल्थ के मॉडल से। और सेकंड वाला जो था, असल में हुआ ये था ना कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर जो था वो हमने 2 में पढ़ा था। तो फर्स्ट पार्ट उसका हेल्थ था और सेकंड पार्ट उसका वेलनेस था, ठीक है। तो आप इसको इसी तरह कंसीडर करें। अगर कुछ चीजें ओवरलैप हो रही हैं तो मटेरियल ही है ना बच्चे, आपको तो आना चाहिए वो मटेरियल कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दैट्स इट। नहीं मैम, वो तो ठीक है, लेकिन वो क्विज में प्रॉब्लम होती है ना, फिर पता नहीं चलता कि कौन सा लेक्चर था और कौन कौन सा है। अब तो ठीक है, बस आगे से थोड़ा लेकिन ख्याल ये तो है ना रखिएगा बेटा, प्लीज। देखें इसके अंदर जितनी भी चीजें लिखी हैं ये सारी आप पढ़ तो सकते हैं, ये तो हो सकता है ना। यस मैम, कोई मसला नहीं है मैम, ऐसे ही स्टूडेंट बस, कोई मसला नहीं मैम, आप पढ़ाएं ठीक हमें। है, ये 4 हो गया, ये 5th हो गया, ये 6th है स्क्रीनिंग, ये है 7, और क्या है जी, ये हो गया 8th वाइटल साइंस वाला, ये हो गया 9। अच्छा मैं ना आपके लिए एक और काम करूंगी, और आज हमारा 10 है, ठीक है। ये भी मैं आपका ऐड करी थी अभी। मैं ना एक काम आपके लिए करती हूँ आसानी, वो ये करती हूँ कि मैं जो लेक्चर लिखती हूँ ना, लेक्चर 1 2 3, इसके साथ आपका ना टॉपिक का नाम लिख देती हूँ, ठीक है। ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली जो है वो क्या टॉपिक है जो कि हमने इसमें से पढ़ना था, ठीक है। बेसिकली वैसे तो बच्चों ये जो सारे लर्निंग आउटकम्स हम लिखते हैं ना, इसका मतलब यही होता है कि उस लेक्चर में आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़नी है। अब जैसे अगर मैंने 1 लिखा है ना, तो 1 की स्लाइड्स में आप देखें ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। 2 की यस स्लाइड में आपने ये सारे लर्निंग आउटकम पढ़ने हैं, ठीक है। 4 में ये आपने सारे लर्निंग आउटकम पढ़ने हैं। बेसिक ये लर्निंग आउटकम का मकसद ये है कि आपको क्लियर हो जाए कि आपने ये सारी तैयारी कर ली हुई है, ठीक है। जी मैम। हो गया क्लियर? अब तो कोई मसला नहीं आ रहा। नो मैम। अच्छा जी, आज का जो है वो बच्चों छोटा सा लेक्चर है, दैट इज अबाउट, अब हमने क्या पढ़ा था, हमने चाइल्डहुड भी पढ़ लिया, एडोलिसेंट पढ़ा था, और फिर हमने पढ़ा था अडल्टहुड भी पढ़ लिया था, ठीक है। अब आ गए हम ओल्ड एज के ऊपर, यानी कि एल्डरली जो हमारी पॉपुलेशन है उसके ऊपर आ गए। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज अबाउट जीरियाट्रिक्स एंड जेरोंटोलॉजी, ठीक है जी। क्या होती है एज स्ट्रेटिफिकेशन, एज की ये क्लासिफिकेशन है, या आप कहते हैं कि एज को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। Then we will study anatomical and physiological changes with aging, transition and problems with aging, जैसे हमने बाकी सब में भी देखा था, ठीक है। ये चीजें पढ़ी थी हमने कि अडल्टहुड में जैसे आप लोगों ने पढ़ी थी प्रॉब्लम्स थी, फिर इसी तरह से हमने चाइल्डहुड में जो तो देखी थी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। इसी तरह से एज के साथ साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है या कौन कौन सी आपकी बॉडी के अंदर ट्रांजिशन जो है वो हो रही होती है, बहुत ज्यादा तो नहीं है इन डिटेल, बट टू सम एक्सटेंट जितना आपका कोर्स का कंटेंट है उतना हम पढ़ेंगे। देन स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस, ये 3 तरह के एनालिसिस है हमारे पास, ये भी हम देखेंगे, ठीक है जी। स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस, सेकंड है सिंबॉलिक इंटरैक्शन एनालिसिस। जो फंक्शनल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस है वो फंक्शन से रिलेटेड उसने कुछ अपना एनालिसिस दिया हुआ है, ठीक है।
जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन एनालिसिस है उसने इंटरेक्शन यानी कि सोशल इंटरेक्शन के बेस पे कोई ना कोई एनालिसिस दिया हुआ है, और जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस है वो सोशली कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है ओल्ड एज से, उससे रिलेटेड उन्होंने एनालिसिस दिया हुआ है, ठीक है। एंड लास्टली वी विल डिस्कस द प्रेडिक्टेबल चेंजेस विद नॉर्मल एजिंग, ठीक है जी, एज के साथ साथ नॉर्मल प्रेडिक्टेबल चेंजेस हमारे पास कौन कौन सी एक्सपेक्टेड हैं। ओके सो सबसे पहले बच्चों हम ये देख लेते हैं डिफरेंस, या आप इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरियाट्रिक्स एंड जेरोंटोलॉजी। तो ये लॉजी तो आपको पहले ही पता है कि क्या होता है, स्टडी को हम कहते हैं, किसी भी चीज की स्टडी को जो है वो हम लॉजी कह रहे होते हैं, ठीक है। जैसे बायोलॉजी हमने कहा था लाइफ की स्टडी थी, इसी तरह से जेरोंटोलॉजी इज द मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ ओल्ड एज एंड द प्रोसेस ऑफ एजिंग। अब मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, ठीक है, जेरोंटोलॉजी क्या है कि एक मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी है किसकी, ओल्ड एज की और उसकी प्रोसेस ऑफ एजिंग, ठीक है। यानी कि जो लोग ओल्ड एज में जा रहे हैं, अब सबसे पहले तो ये सवाल बनता है कि आपको पता होना चाहिए बच्चों के ओल्ड एज है कितनी, ठीक है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि यूजली हम 65 से अबव, या आप कह सकते हैं कि 60 से अबव जो पॉपुलेशन है उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो ओल्ड एज है, ठीक है। तो अब ओल्ड एज हमने सबसे पहले डिसाइड कर ली ओल्ड एज क्या है। अब मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी आ जाएगी जेरोंटोलॉजी में, यानी कि ओल्ड एज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो सारे के सारे हम जेरोंटोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। साइकोलॉजिकली क्या चेंजेस आ रही हैं, वैसे ही एज के साथ साथ क्या चेंजेस आ रही हैं। जैसे मैं सिंपल आपको बताऊं कि डिजनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। आपके अगर कोई जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ हैं, ठीक है, जो कि इस एज में होंगे, तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि उनके कोई किसी के घुटने में इशू होगा, किसी के बैक में इशू होगा, किसी के और बहुत सारे एज के साथ साथ सिस्टमिक इशू आ रहे होंगे, ठीक है, स्टमक अपसेट होगा या इस तरह के इशू आ रहे होंगे। तो ये जो जितनी भी सारी स्टडी है, आइदर वो मेंटल इश्यूज हैं, आइदर वो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, आइदर वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, ये सारे, और इसके अलावा कि हम डिफरेंट एज ग्रुप्स को किस तरह डिवाइड करते हैं, या हम ये भी देख सकते हैं इसमें कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं ओल्ड एज लोगों के लिए, ठीक है, जैसे ओल्ड एज होम होते हैं हमारे पास, ये सारा कुछ जो है वो आप इसमें स्टडी करते हैं, जेरोंटोलॉजी में स्टडी करते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है, हमने किसी एक चीज को इसके अंदर फोकस नहीं करना, लेकिन पर्पस क्या है हमारा, पॉपुलेशन कौन सी है हमारी, ओल्ड एज है, ठीक है, ओल्ड एज से रिलेटेड सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके वर्सेस अगर हम देखें जीरियाट्रिक्स, तो जीरियाट्रिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट स्पेसिफिकली फोकस ऑन द हेल्थ एंड केयर ऑफ एल्डरली पीपल, फोकसेस ऑन द मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि साइकोलॉजिकल भी आ जाएगा, सोशल भी आ जाएगा, उसका बायोलॉजिकल चेंजेस भी आ गई हैं, ठीक है, सारे एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है वो जीरियाट्रिक्स में हमने क्या पढ़ना है, सिर्फ हमारा फोकस जो है वो क्या है, हेल्थ और केयर ऑफ द एल्डरली पीपल है, ठीक है, एक ही फोकस है हमारा, यानी कि मेडिकल एस्पेक्ट है कि हमने क्या उसको जो है वो फोकस करना है, ठीक है। बेसिकली जो अब आप लोग फाइनल ईयर में पहुंचेंगे, ठीक है, तो फाइनल सेमेस्टर में आप लोग जीरियाट्रिक्स एक पूरा सब्जेक्ट है वो आप पढ़ते हैं, ठीक है, बिकॉज बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमारे पास जीरियाट्रिक पेशेंट्स यानी कि जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है 60-65 से अबव, वो सारी अपने हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड आपके पास आती है, ठीक है। तो हमारा ज्यादा फोकस जो है वो बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट की जीरियाट्रिक के साथ होता है, यानी कि हमने हेल्थ और उनकी केयर या उनकी प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर जो है वो एल्डरली पीपल के काम करना होता है, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चले कि जेरोंटोलॉजी में मल्टी डिसिप्लिनरी है और उसमें हमारे पास काफी सारे एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, लेकिन जीरियाट्रिक्स जो है वो मेडिसिन की ब्रांच है जिसमें सिर्फ हमने क्या करना है, हेल्थ और केयर के ऊपर फोकस करना है, जो कि मैं आपको भी कह रही हूँ कि ज्यादातर हमारा लिंक जीरियाट्रिक्स के साथ होता है। लेकिन डेफिनेटली आपको, जैसे मैं शुरू दिन से बता रही हूँ कि हमने सिर्फ पेशेंट को हेल्थ की सर्विसेज नहीं देनी होती है, हमें उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करना पड़ता है, उसको सोशल इंटरेक्शन के ऊपर भी काम करना पड़ता है, बहुत सारे सारे एस्पेक्ट्स को साथ लेके चलना पड़ रहा होता है। तो आप जो है वो ये दोनों ही कंबाइन करके पढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशन आपकी फील्ड में भी जो है वो कंबाइन है। Okay, then age up stratification क्या है? Age stratification, the unequal distribution of wealth, power and privilege among people at different stages of the life course. ठीक है जी। अब क्या है स्ट्रैटिफिकेशन का क्या मतलब है बच्चे, स्ट्रैटा, अगर आप लोग जब रिसर्च पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये क्लासिफिक जो है वो सैम्पलिंग की हमारे पास एक टाइप होती है स्ट्रैटिफिकेशन, या सिंपल अल्फाज में स्ट्रैटा हम होता है, यानी कि एक ग्रुप बना देते हैं आप, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है कि हम ग्रुपिंग कर देते हैं, हमने ग्रुपिंग करनी है किसकी बेस पे कर देते हैं, ये अब हमारी सोसाइटी में ना खुद से हम ग्रुपिंग कर देते हैं बेसिकली, ठीक है, कि हम कह देते हैं कि जी ये जो है वो ओल्ड एज लोग हैं तो इनको यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यूएमटी में हायरिंग्स हो रही हैं, ठीक है, और हम कहते हैं जी हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई भी हमने हायरिंग नहीं करनी जो कि जिसकी एज जो है वो क्या है 50 से अबव है,
लेट्स सपोज, ठीक है, हम कहते हैं जी हमने सिर्फ 25 से 50 तक के लोग लेने हैं, जो 50 से अबव है उनको हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप कह देते हैं कि जैसे कि जो रिटायरमेंट होती है, ठीक है, उसकी भी देखिए अब हमारी गवर्नमेंट ने एक एज डिसाइड की होती है कि 60 है या 65 एक एज है, और उसके बाद क्या होगा वहां पे रिटायरमेंट की, फिर आप उसमें आपको रिटायर होना ही पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि आप कहेंगे कि नहीं जी अब हम इसको मजीद कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो एक अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जो है वो इसमें क्लासिफिकेशन की होती है, ठीक है। तो एज स्ट्रेटिफिकेशन क्या है कि हम बेसिकली स्ट्रेटिफिकेशन तो करते हैं, यानी कि हम ग्रुपिंग कर देते हैं, लेकिन क्या होता है हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, ठीक है। हम प्रॉपर स्ट्रेटिफिकेशन नहीं करते, हम एक कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिसकी बेस पे हम कहेंगे ये जो है वो ये हमने एज की डिफरेंट एज ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड कर दिया, लेकिन ये इसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, ठीक है। यूजुअली ये होता है कि हम प्रेफर कर रहे होते हैं, जैसे आजकल अगर आप लोग देखें तो बाहर भी जॉब्स वगैरह में भी ज्यादातर क्या होता है, प्रेफर किया जा रहा है कि यंग लोग आए, ठीक है, यंग माइंडसेट के साथ आए, न्यू नॉलेज लेके आए, इंथुजियास्टिक होंगे, मोटिवेटेड होंगे, ठीक है, तो वो प्रेफर किया जा रहा है। बट द थिंग इज अगेन वही बात है कि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं रखा जा रहा पीछे, ठीक है। अब कुछ कंट्रीज हैं जो कि एज स्ट्रेटिफिकेशन जब वो कर रही होती हैं तो वो सारी जो है वो देखती हैं, जैसे आप देखें बच्चों बाहर हमारे पास ओल्ड एज होम्स जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक कोई एक दो ही शायद मैंने सुने हुए हैं, बहुत ज्यादा मैंने नहीं सुने हुए, ठीक है। जहाँ पे कोई प्रॉपर फैसिलिटी वगैरह भी शायद आई डोंट थिंक सो है या नहीं है या जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें बाहर तो वहाँ पे प्रॉपर ओल्ड एज होम होते हैं, और वहाँ पे उनको इवन हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग वहां पे वो भी होते हैं जो कि वहां पे वॉलंटियर वर्क कर रहे होते हैं, या जो वहां पे कोई ना कोई इनकम का सोर्स भी साथ जो है वो उनका होता है, ठीक है। और साथ साथ क्या होता है उनको गवर्नमेंट जो है वो कोई ना कोई पेंशन वगैरह भी साथ साथ दे रही होती है, ठीक है। हमारा तो अब ये पेंशन और ये सारा सिस्टम स्टार्ट हुआ है ना, और वो भी मुझे नहीं आइडिया कि कितनी है, लेकिन इतनी नहीं है आई थिंक पेंशन के। आप एक अगर आपके घर में दो लोग हैं, आप हैं या आपके हस्बैंड है, और आप ओल्ड एज में पहुंच गए तो आप उसको अच्छे से जो है वो आपका लिविंग जो है वो अच्छे से गुजर जाए, ठीक है। सो हमारी एज की स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो बेसिकली क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। हम हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं होता जैसे, ठीक है। तो हमारी एज की स्ट्रेटिफिकेशन गलत है, लेकिन बेसिकली एज स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए, आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें ये सारे पर्सपेक्टिव्स को देख के, वेल्थ को, पावर को, बाकी सारे जितनी भी ओल्ड एज की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देख के आप डिफरेंट स्ट्रेटिफिकेशन करें, डिफरेंट एज ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 60 या 65 से अबव के लोग हैं, ठीक है। तो अब मैं कहती हूँ कि जी 60 से 65 वाले जो है एक ग्रुप मैंने बना दिया, फिर मैंने नेक्स्ट ग्रुप बने क्या बनाया है 65 से 70 वाला, फिर मैंने नेक्स्ट ग्रुप क्या बनाया है 70 से 75 वाला, ठीक है। मतलब मैंने ओल्ड एज में भी डिफरेंट आगे से फर्दर ग्रुपिंग कर दी है। और फिर उसका मैं एक क्राइटेरिया बनाऊंगी, उसकी बेस पे वो जो है वो मैं ग्रुपिंग करूंगी, ठीक है। सो अब हमारे यहाँ पे जो एज स्ट्रेटिफिकेशन हो रही होती है वो मैं आपको बता रही हूँ क्या होती है, अनइक्वल हो रही होती है। बट अगर आप अब्रॉड की कंट्रीज में देखें तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे एज स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे, इक्वल राइट्स पे, और बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो है वो की जा रही होती है। ओके, सो एज स्ट्रेटिफिकेशन बच्चे आपको इसकी एटलीस्ट यू शुड नो द डेफिनेशन, या जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा आपको इसका आइडिया होना चाहिए। Gerontocracy क्या है? It's a form of organization in which elderly have the most wealth, power, and prestige. Societies often consign older people to marginal participation in the economy. ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशंस हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है जो कि एल्डरली को क्या कर रही हो, फैसिलिटेट कर रही हो, ठीक है। लेकिन बाहर पे अगेन वही बात आ जाती है, अब्रॉड में हमारे पास जो है वो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जेरेंटोक्रेसीज कहते हैं, ठीक है। जो कि ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि प्रॉपर ये देख रही होती हैं कि अगर कोई ओल्ड एज होम है, ठीक है, तो वहां पे हर तरह की फैसिलिटीज हैं या नहीं है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली बेटा देखें जो ओल्ड एज होम है वो आपके ट्रस्ट 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 बेस्ड होंगे ना, मतलब वहां पे कोई ना कोई आपको सपोर्ट कर रहा होगा, फंडिंग कर रहा होगा, उसकी बेस पे वो चल रहे होते हैं ज्यादातर, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि गवर्नमेंट उसको जो है वो फंड कर रही होती है, तो उसके पीछे फिर प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे हमारी WHO है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करिए, पूरी दुनिया की हेल्थ को देख रही होती है, और फिर आगे से उसने मजीद ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, हर कंट्री के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ वो लिंक करती है। इसी तरह से जो जेरोंटोक्रेसी है ये भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एल्डरली पीपल से रिलेटेड जितनी भी उनकी कंसर्न्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड उनको देख रही होती है। अगेन ये आई डोंट थिंक सो कि हमारी यहाँ पे कोई ऐसी पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओल्ड एज पीपल से रिलेटेड इश्यूज जो है उनको जो है वो देख रही होती है।
और यही रीजन है कि हमारे पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसी वजह से ही हमारे पास जो है वो कोई स्पेसिफिक आप देखें कि ओल्ड एज जो है वो कोई ओल्ड एज होम वगैरह नहीं है। अभी आई थिंक रिसेंटली इमरान खान ने जो है वो कोई एक क्राइटेरिया बनाया था, ये जो आपकी चलती है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है, उसमें उसने आई थिंक क्राइटेरिया बनाया था कि आप अगर 60 से अबव हैं तो आप आई थिंक ट्रांसपोर्ट आपको फ्री थी, ठीक है। तो आप देखें ये तो उन्होंने एक ऐसी जो है वो आप कहेंगे कि आउट ऑफ सिंपैथी कह लें या जो भी कह लें कि उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, और ठीक है, अदरवाइज एक प्रॉपर आपको इस तरह से क्राइटेरिया होना चाहिए। इवन हॉस्पिटल्स में भी कोई ना कोई इस तरह के क्राइटेरियाज होने चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके पीछे क्या मसला है कि ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे पास इस वक्त प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हम बच्चों सीधी सी बात है कि हमारे लिए शायद एजिंग जो है वो बड़ी एक नॉर्मल चीज है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको एक ब्रॉड माइंड होकर देखें, ब्रॉड विजन से देखें, तो डेफिनेटली जो बंदा एजिंग जिसकी हो रही है या जो 60-65 प्लस है, तो उसकी नीड्स भी क्या है, डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि ह्यूमन पावर जो है वो कम हो जाती है ना, इंडिविजुअल की पावर कम हो जाएगी। तो आपको फैसिलिटेशन जो है वो ना चाहते हुए भी आप क्या होगा, आपको असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए फिर डेफिनेटली इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन एज स्ट्रेटिफिकेशन करती हैं, ठीक है, और फिर वो एज स्ट्रेटिफिकेशन की बेस पे जो एल्डरली पीपल हैं उनको क्या करती हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही होती हैं। बट हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके एक सेकंड, सॉरी ये वाली स्लाइड हमने मिस कर दी। एजिज्म क्या है जी? डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजिकल एज। Ageism includes negative beliefs, attitudes, and stereotypes about elderly persons. Prejudice, discrimination against the elderly. Ageism is deeply rooted in our culture. Seniors can do a wide variety of things. The elderly are not a minority. ठीक है जी। अब क्रोनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एज जो है वो क्या है? ठीक है बच्चे, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है कि सिंपल आप कहें कि मैं जो है वो 25 ईयर्स की हूँ, ठीक है, जब मेरी बर्थ हुई थी अब से लेकर मुझे 25 ईयर्स हो गए, ठीक है। तो ये जो मेरे नंबर ऑफ डेज है फ्रॉम बर्थ टिल टुडे, दिस इज द क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। बायोलॉजिकल एजिंग क्या है? जो कि मेरा अंदर एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं कहती हूँ कि जी 40 क्रॉस करते हैं तो क्या होगा कि आपके फेस पे कोई ना कोई रिंकल शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी ढीली ढीली हो जाएगी, ठीक है, या आपके जॉइंट जो है वो क्या होंगे, वीक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो सारी चेंजेस आती हैं ये कौन सी है? हमारी बायोलॉजिकल चेंजेस है। क्रोनोलॉजिकल एज को आप चेंज नहीं कर सकते। आप ये तो नहीं कर सकते ना कि अगर आज आपके जो है वो, अगर मैं देखती हूँ कि जब से मैं अपनी बर्थ से लेके अब तक मैं कहती हूँ कि मुझे 25 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है, तो मैं इस 25 ईयर्स के अंदर ना ही एक दिन ऐड कर सकती हूँ ना ही माइनस कर सकती हूँ, ठीक है। बट जो मेरी बायोलॉजिकल एज है, हाँ, उसके ऊपर मैं काम कर सकती हूँ ना, ठीक है। वो मैं कैसे काम कर सकती हूँ? डेफिनेटली उसमें हम देख सकते हैं कि हम अपनी डाइट अच्छी रखें, हम एक्सरसाइज करें। आप देखें बच्चों, ये जो सारे जो है वो मॉडल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या इवन अगर हम देखें जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं? वो अपनी क्रोनोलॉजिकल एज को ऊपर काम नहीं कर सकते, ठीक है, वो अपनी बायोलॉजिकल एज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। वो योगा कर रहे होते हैं अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए, वो अपने जॉइंट्स को, अपने मसल्स को जो है वो एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। या आप देखें कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा होती है लेकिन आपको वो देखने में यंग लग रहे होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखे होंगे इस तरह के अपने सराउंडिंग में लोग, कि आप उनकी एज पूछेंगे तो वो अगर आपको कहेंगे कि जी मैं तो 40 ईयर्स का हूँ, लेकिन वो बीच में से आपको लग रहे होंगे 25-26 के, ठीक है। और कुछ लोग अपनी एज से ज्यादा लग रहे होते हैं। तो वो बेसिकली कुछ लोगों में वो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, स्पीड अप हुआ होता है, जिसकी वजह से वो अपनी एज से ज्यादा लग रहे होते हैं। और जो लोग जो है वो अपनी एज से कम लग रहे होते हैं तो उनमें वो जरा बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा स्टॉप हुआ होता है या आप क्या स्लो हुआ होता है, ठीक है। सो बेसिकली एजिज्म को हम किसकी बेस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि जो चीज हम चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है, उसकी बेस पे हम। अब होता क्या है बच्चों, इसमें क्या आ रहा है, आपके पास नेगेटिव बिलीव्स आ रहे हैं, एटीट्यूड, स्टीरियोटाइप्स अबाउट द एल्डरली पीपल, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए हमारी सोसाइटी में तो ये बहुत ज्यादा जो है वो कॉमन है, ये लिखा हुआ है ना, एजिज्म इज डीपली रूटेड इन आवर कल्चर। हमारी सोसाइटी में ये इससे ज्यादा कॉमन है बच्चों कि आप देखें कि कोई भी ओल्ड एज मेल है या फीमेल है, ठीक है, जैसे फीमेल्स की अगर हम बात कर लेते हैं, कोई आप थोड़ा सा डार्क कलर पहन लेते हैं तो आप क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। आप देखें सोशल मीडिया पे इस तरह से ट्रोलिंग हो रही होती है, ठीक है। अब आप देखें जैसे कि हम रिसेंट बात कर लेते हैं तो मरियम नवाज के जो अभी बेटे की जो थी वो उनका फंक्शन था, ठीक है। तो आप देखें कि उन्होंने जैसी भी ड्रेसिंग की है तो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही थी कि जी उन्होंने ऐसी ड्रेसिंग कर ली है, इतना उन्होंने हैवी ड्रेस पहना हुआ है या जो भी है। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसको इंटेलेक्चुअली और जरा आप ठंडे दिमाग से सोचें तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपकी एज बहुत ज्यादा हो गई है तो आप इस तरह की ड्रेसिंग नहीं कर सकते,
ठीक है, अनलेस कि वो चीज आपको हार्म नहीं कर रही किसी तरह से भी, ठीक है, आपकी हेल्थ को हार्म नहीं कर रही, आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, या आप देखें, अब मैं कहूँ कि अगर ड्राइविंग है, मैं कहती हूँ कि ड्राइविंग जो है वो जो लोग 60 से प्लस हैं उनको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए अगर वो कोई अनहेल्दी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज, तो ये एक क्या चीज है, ये एक एक्सेप्टेबल बात है कि मैं कहती हूँ कि जी हाँ जी, वो उनकी हेल्थ उनको इजाजत नहीं दे रही है, हो सकता है कि उनको डिजीनेस का अगर कोई इशू है तो हाँ वो ड्राइविंग करेंगे तो वो उनके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, बट जो हमारे पास बिलीव्स है वो हमारे पास क्या है, वो सारे हम लोगों ने खुद से नेगेटिव बिलीव्स या नेगेटिव थॉट्स या स्टीरियोटाइप्स किस्म की जो है वो हमारी सोसाइटी में बिलीव्स हैं अबाउट द एजिज्म। ठीक है, कि ये एज हो गई है तो अब जो है वो ये वाली एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, या ये एज हो गई है तो इस तरह की ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, या ये एज होगी तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगेन वही बात आ जाती है बच्चों के, जब आपके पास प्रॉपर जो है वो, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया जेरेंटोक्रेसी, कि हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, इसी वजह से ये वाले सारे स्टीरियोटाइप्स हमारी सोसाइटी में या हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, एल्डरली आर नॉट अ माइनॉरिटी। ठीक है, एल्डरली माइनर तो है ही नहीं बच्चों, डेफिनेटली हमारे पास इतनी ज्यादा, आप देखें कि हमारे पास अगर आप यहाँ पे कोई सर्वे करना शुरू करें ओल्ड एज के ऊपर तो आपके पास बड़े नंबर ऑफ ओल्ड एज पीपल है हमारे पास। ठीक है, बट द थिंग इज कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसी की बेस पे आपके पास क्या है, प्रॉपर एज स्ट्रेटिफिकेशन नहीं हो रही, और एज स्ट्रेटिफिकेशन नहीं हो रही तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी हम उसको प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे पास इसीलिए बहुत सारे क्या है, नेगेटिव बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स जो है वो प्रॉपर नहीं है टुवर्ड्स द ओल्ड पीपल। इवन जो है वो मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह कर रहे होते हैं कि अगर उनके आप उनको लग रहा है कि उनके पेरेंट्स जो है वो ओल्ड एज में जा रहे हैं तो वो एक हेजिटेशन आ जाती है कि जी हमारे पेरेंट्स तो ओल्ड एज में चले गए हैं और जो है वो यंग नहीं है या ये नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से, जो कि मेरी सराउंडिंग में स्टूडेंट्स से इस तरह के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। ठीक है, बट द थिंग इज बच्चों के ओल्ड एज कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस अब आप ओल्ड एज में चले गए तो कोई आप पे स्टैंप लग गया है कि बस अब आपने जो है वो कुछ अरसे बाद क्या हो जाना है, आपकी डेथ ही हो जानी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, स्टीरियोटाइप्स हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं और एटीट्यूड्स हैं, और आप देखें हमारी सोसाइटी में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ इसी वजह से कॉमन है क्योंकि जी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, द अदर रीजन इज, मैं इसको इलिटरेसी भी नहीं कह सकती क्योंकि हमारी अवाम इतनी ज्यादा इलिटरेट भी नहीं है। ठीक है, इसको आप हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि हमारी पुअर थिंकिंग है। ठीक है, हमारी जो थिंकिंग है या हमारा विजन जो है वो ब्रॉड नहीं है, इस वजह से हमारी इस तरह के नेगेटिव बिलीव्स या स्टीरियोटाइप्स हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा क्या है, कॉमन। ठीक है जी, अब क्या है बच्चों, नेक्स्ट एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस विद एजिंग। ठीक है जी, वो कौन कौन सी चेंजेस हैं ये हम देख लेते हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस, रिंकल्स, लॉस ऑफ वाइटलिटी। ठीक है, रिंकल्स आना शुरू होते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया फेस पे रिंकल्स आ सकते हैं। ठीक है, बॉडी पे आपने देखा होगा जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके जो है वो क्योंकि कोलेजन जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है स्किन का, तो आपके जो है वो हाथों पे, पाँव में या पूरी ओवरऑल आपकी स्किन पे जो है वो रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर वाइटलिटी क्या है कि जो आप एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, वो नहीं रहते हैं, या जैसे कि आपके वाइटल्स हैं वो भी क्या होता है, कभी कभी स्टेबल नहीं रहेंगे, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, शुगर आपके ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कभी टेम्परेचर हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो ये सारे भी आपके जो है वो चेंजेस आ जाते हैं। फिर क्रोनिक इलनेस एक्सेट्रा। ठीक है जी, कोई ना कोई इलनेस जो है वो डेफिनेटली एज के साथ साथ आपको हो ही जाती है। क्यों हो जाती है, उसका वही रीजन है कि बायोलॉजिकल एजिज है, एजिंग है, हम इसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, डीजनरेटिव चेंजेस तो आप नहीं रोक सकते हो ना, लेकिन हाँ आप उसको टू सम हाउ क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो हम लोगों ने बच्चों पढ़ी थी ना, आपको याद होगा प्रिवेंशन पढ़ी थी हमने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ठीक है, तो वो जो टर्शियरी प्रिवेंशन है वो ज्यादातर जीरियाट्रिक्स के लिए ही है कि हम क्या करते हैं, उनको मैक्सिमम इंडिपेंडेंसी देते हैं, मैक्सिमम उनको जो है वो हमारी कोशिश होती है कि उनकी आइडियाज इंप्रूव हो, या जितना हम उनको मैक्सिमम सपोर्ट कर सकते हैं वो करें। ठीक है, डिमेंशिया। ठीक है जी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, लॉस ऑफ मेमोरी एक्सेट्रा। ठीक है जी, पेशेंट की मेमोरी अफेक्टेड होना शुरू हो जाती है, आप देखें एज के साथ साथ चीजें भूलना शुरू हो जाती हैं कि जहाँ चीज क्या रखी हुई है, क्या एक्टिविटीज उन्होंने सुबह की थी, या इस तरह की छोटी छोटी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी इवन लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी इस वक्त आपके पास ज्यादातर अगर लॉस हो तो हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है ना, कि 10 साल पहले क्या हुआ था वो आपको बात भूल जाए, तो दैट इज ओके। लेकिन अगर कल क्या हुआ था या आज सुबह क्या हुआ था वो चीज आपको भूल जाए तो दैट इज नॉट ओके। ठीक है, बट अगेन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या डेमेंशियाज है या लॉस ऑफ मेमोरी है, वो विद एज अगर हम कहें तो वो क्या है, हमारे पास एक बायोलॉजिकल चेंज है। बिकॉज अगेन भी बात आ रही थी, हम इतनी डीप में तो नहीं जाते, लेकिन आपके जो हमारा ब्रेन के सेंटर्स हैं, ठीक है, बेसिकली वहां पे आपके जो है वो एजिंग शुरू हो जाती है, आपके ब्रेन बच्चों एजिंग शुरू हो जाती है। ठीक है,
सो ये उसके साथ सारा इंटरलिंक है। ओवर 50% ओवर 55 इयर्स रिपोर्ट बीइंग हैप्पी, ठीक है जी। ये एक सर्वे हुआ है, वो कह रहे हैं कि जो 55 ईयर से अबव लोग हैं उसमें से 50% लोग ऐसे थे जो कि क्या है, हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आता है, एबिलिटी टू लर्न न्यू मटेरियल एंड थिंक क्विकली डिक्लाइंस, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, क्रोनिक इलनेस हो जाएगी, रिंकल्स वगैरह हो जाएंगी। इसी तरह से क्या है, साइकोलॉजिकल इलनेस, साइकोलॉजिकल डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है आपके अंदर। आपकी जो अंदर एक विल पावर है, एंथुजियास्टम है, ठीक है, ये सारी चीजें वो सारी क्या होंगी आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है। बिकॉज अगेन वही बात आ रही थी, हमारी सोसाइटी में चीजें ज्यादा होती हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में नेगेटिव बिलीव्स, एटीट्यूड लोगों का जो है वो टुवर्ड द ओल्ड पीपल बहुत बुरा है, ठीक है। अगर आप जो है वो ओल्ड एज पीपल को भी एक नॉर्मल कैटेगरी में ही करेक्टराइज करें, ठीक है, या ये जो सारे स्टीरियोटाइप्स हैं या नेगेटिव बिलीव्स हैं या टुवर्ड्स द नेगेटिव एटीट्यूड जो है हमारा उनकी तरफ, अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, डेफिनेटली वो भी क्या होंगे, कंटेंटेड होंगे, हैप्पी होंगे, और उनको नहीं लगेगा कि ओल्ड एज आ गई है तो कोई ऐसी तो कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया और अब पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप देखें इसी वजह से कोई एक जो सर्वे हुआ है ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी बाहर अब्रॉड की कंट्री में हुआ होगा, और 55 ईयर से अबव के जितने लोग हैं उसमें से 50% जो है वो हमें क्या मिले, सेटिस्फाइड और हैप्पी मिले अपनी लाइफ के साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी सोसाइटी में इस तरह का एटीट्यूड नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर मैं एटीट्यूड की बात करूँ तो सिंपल सिर्फ ये नहीं है कि वो जो मैंने अभी आपको सोशल मीडिया वाली एग्जांपल दिया, जो हमारी अपनी सोसाइटी में, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ स्टूडेंट्स का मैंने आपको बताया, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो अपने आप जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं ना टाइम के साथ साथ कि जी अब ओल्ड एज हो गई है तो अब कौन रखेगा अपने पास, और ये सारी चीजें भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा क्या है, कॉमन है, ठीक है। इसी वजह से हमारी सोसाइटी में जो ओल्ड एज है उसके साथ साइकोलॉजिकल डिक्लाइन जो है वो बहुत ज्यादा क्या है हमारे पास, कॉमन है, ठीक है। और फिर ये जो साइकोलॉजिकल डिक्लाइन आता है ये अल्टीमेटली क्या करता है, जो आपका बायोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती है उसको भी क्या करता है, मजीद बढ़ा देता है, ठीक है। आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो जाती है, और आप अगर कोई भी आपको डिजीज है तो डेफिनेटली आप उसके साथ पॉजिटिवली कोप अप नहीं कर सकते। ट्रांजिशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग, ठीक है जी। अब ये हो गया बायोलॉजिकल एजिंग, साइकोलॉजिकल एजेस एजिंग। उसके बाद क्या है बच्चों, प्रॉब्लम्स क्या है फर्दर आपको जो एज के साथ साथ आ रही है। फिजिकल डिक्लाइन इन ओल्ड एज इज लेस सीरियस देन मोस्ट यंग पीपल थिंक, ठीक है जी। older people recognize that their lives are nearing the end and the elderly spend much time reflecting on their past, ठीक है जी। अब क्या है ये मसला इसके अंदर कि आप देखें कि फिजिकल डिक्लाइन वो कह रहे हैं कि ओल्ड एज में जो आता है वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि जितना कि यंग लोगों को लग रहा होता है, ठीक है, कि जो डिक्लाइन आ गया। जैसे मैंने भी आपको सारे स्टीरियोटाइप्स बताए हैं कि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं आप अगर अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, बिकॉज क्या कि वो ओल्ड एज में है और आपको उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, वो इतनी कोई सीरियस इशू है नहीं जितना हम क्या कर देते हैं, हमारी सोसाइटी उसको सीरियस इशू बना देती है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है कि हमारे ओल्ड पीपल जो होते हैं उनको क्या होता है कि वो कहते हैं कि बस अभी 50 साल के हो गए तो बस अब तस्वीर पकड़ लो और जा नमाज पकड़ लो, और इस तरह वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। क्योंकि इस तरह होना नहीं चाहिए। आप अपना 50 एज आ गई, 60 आ गई, 70 आ गई, आप जब तक एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं आप हेल्दी लाइफ गुजारें, ठीक है। तो अब क्या है, एल्डरली स्पेंड मच टाइम रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर पास्ट। इसी तरह इसलिए क्या होता है कि फिर वो बेचारे लोग जो ओल्ड एज वाले होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी की वजह से और लोगों के इस एटीट्यूड की वजह से वो बेचारे सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि जो उन्होंने पास्ट में टाइम गुजारा होता है, अगर वो अच्छा टाइम था या जैसा भी टाइम था, उसको गुजार के या उसी के बारे में सोच के वो क्या करते हैं, अपना लाइफ फिर आगे स्पेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, अगेन वही आदत है, एक स्टीरियोटाइप ही है जो कि जो है वो हमारी सोसाइटी हमारे कल्चर का एक पार्ट है। अच्छा जी, अब मेजर प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, एक तो हमने सबसे पहले देखा फिजिकल डिक्लाइन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, isolation is most common among elderly people. The greatest cause of isolation is inevitable death of significant others. Retirement comes with reduced social prestige and loss of purpose. It is now being challenged as being against the Charter of Rights of Freedoms. अच्छा जी, इसको निकाल देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है बच्चों, सबसे पहले आसान सी बात है क्या कि आइसोलेशन इज मोस्ट कॉमन अमंग एल्डरली पीपल, ठीक है जी। आइसोलेशन आपने देखा है कि ज्यादातर हमारे वही बात है कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो किसी न किसी एक कमरे में बैठे हुए होते हैं, ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता उनको कोई जो है वो डिजीज हो गई है, ठीक है, या कोई इलनेस हो गई है, तो वो ज्यादातर फिर यही कि सबकी कोशिश होती है कि आप उस साइड पे ना जाए। या जो मैंने हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कंप्लेन भी कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि कोई ना कोई एक जो है वो कोई नर्स कोई मेड जो है वो क्या होता है उनके साथ ऑल द टाइम जो है वो
सुबह शाम जो है वो उनके साथ होती है और वो ही उनकी केयर कर रही होती है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि जो फैमिली के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा उनके साथ क्या कर रहे होते हैं, उनका इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको होता है कि शायद अब हम उनके पास जाएंगे तो हमें उनके साथ बैठ के क्या होगा, कोई ना कोई कम्युनिकेट करना पड़ेगा और हमें कोई बेनिफिट वहां से नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। ये मैं आपको सोसाइटी की बातें बता रही हूँ जो कि पेशेंट्स हमारे साथ आकर डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, आइसोलेशन वो खुद अगर पेशेंट इख्तियार कर रहा है तो उसका क्या रीजन है, इज द इनवाइटेबल डेथ ऑफ द सिग्निफिकेंट अदर, ठीक है, कि अगर उनके आसपास के कोई लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई 65 ईयर्स की फीमेल है, ठीक है, और उनके सराउंडिंग में किसी 65 ईयर ही की या उनकी एज की या उनकी किसी फ्रेंड की डेथ हो गई है, तो क्या होगा कि वो ऑल द टाइम वो जो बेचारा उसी एज का बंदा होगा वो यही सोचता रहेगा कि बस अब तो मेरी भी डेथ हो जाएगी क्योंकि वो भी तो मेरी एज की थी और उनकी भी डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि आप जो है वो ओल्ड एज के अंदर जाके क्या होता है, पेशेंट्स जो है या इंडिविजुअल जो है वो क्या करते हैं, आइसोलेशन तैयार कर लेते हैं, ठीक है। या एक और आइसोलेशन का क्या रीजन हो सकता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स द ओल्ड पीपल, उसकी वजह से भी वो क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि जी हम आइसोलेट ही हो जाए बजाय इसके कि हम उन लोगों में बैठे जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, और क्या है जी बच्चों, एजिंग एंड इनकम, poverty rate has declined substantially since 1980 but many lack sufficient savings and inflation affects their fixed incomes, elderly views अच्छा जी। अब क्या है बच्चों इसके अंदर आपके पास, ये मैंने एडिट किया हुआ था, पता नहीं क्यों ये दूसरा वाला लेक्चर हो रहा है। अच्छा, अब इनकम एज के साथ साथ डेफिनेटली जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमारी पेंशन, मुझे नहीं पता आप में से किसी बच्चे को आइडिया है कि ओल्ड एज के लिए जो पेंशन दी जा रही है वो कितनी है इस वक्त, अगर हम मंथली की बात करें तो हैंड रेज करिए सर अगर किसी को आइडिया है तो। किसी को आइडिया नहीं है? आई थिंक बच्चे, अगर मैं वैसे रफली भी हम देखें, ठीक है, तो जैसे अब इतनी जैसे महंगाई है, मेरा नहीं ख्याल है कि इतना ज्यादा कोई प्रोवाइड कर रहे होंगे, लेकिन अगर हम एक मैक्सिमम लिमिट पे भी चले जाए, ठीक है, मैं कहती हूँ जी पेंशन 10,000 है, ठीक है, तो आप देखें 10,000 में जो है वो, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप दोनों ही जीरियाट्रिक पॉपुलेशन बन चुके हैं, ठीक है, तो 10,000 में क्या है, अब 10,000 में आप अपना पूरी सर्वाइविंग तो नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है, सर्वाइवल तो आपका मुश्किल है। अच्छा, जरिश ने हैंड रेज किया हुआ है, जी बच्चे बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी नानो की हाँ। 15 years अराउंड 15,000 मतलब थी, वो भी 10 साल पहले की बात है मैम, अब तो ज्यादा ही होगी क्योंकि वो टीचर थी मैम। के प्रोफेशन का इफेक्ट तो नहीं पड़ता ना पेंशन पे, या सेम होती है? नहीं नहीं बच्चे, बिल्कुल डेफिनेटली प्रोफेशन का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन मैं तो सिर्फ जो मेरा कंसर्न था ना बच्चे, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि मेरा नहीं ख्याल किया कि इतना प्रोवाइड किया जाता है कि आपकी सर्वाइवल जो है वो हो जाए इजीली। अगर दो लोग भी हैं तो उनका सर्वाइवल हो जाए, जो मुझे लग रहा है। अब आई डोंट नो प्रोफेशन वाइज डेफिनेटली बेटा, देखिए जो कि मिलिट्री का रिटायर्ड है, तो मिलिट्री के रिटायर्ड को तो ऑलरेडी बहुत सारी फैसिलिटीज, मेडिकल फ्री होगा उसका, ठीक है, इस तरह की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, इसलिए हाँ उनका जो है वो आप कह सकते हैं। अच्छा, और कौन से बच्चों ने हाथ खड़ा किया हुआ है? निम्रा है जी, निम्रा, सादिया है। यस मैम। मैम ये ना पेंशन रैंक टू रैंक वेरी करती है। मतलब मेरे अंकल थे, वो आई गेस फूड एग्रीकल्चर में थे, 21st ग्रेड। मैम उनकी 80,000 से अबव थी मंथली 2 साल पहले, तो अब तो मजीद होगी ज़्यादा। तो ये रैंक टू रैंक वेरी करती है। सही है, हाँ सही कह रहे हैं आप लोग की बात मेरे अपने माइंड से निकली हुई थी, ठीक है, रैंक टू रैंक वेरी करेगी डेफिनेटली, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है बच्चों के, आप देखें फॉर एग्जाम्पल आप 80,000 भी कहती हो, ठीक है, अगेन यही बात है कि देखें आप फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जी कोई खुदा ना खास्ता एक मेल है और उसकी 65 एज है, ठीक है, 80,000 उसको मिल रहा है, चले हम 1 लाख कर लेते हैं, ठीक है ना, 1 लाख कर लेते हैं, लेकिन अगर उसको बच्चों आप सपोज करें कि कोई कैंसर है साथ, ठीक है, आप शौकत खानम पे आप जाएं जरा, 50-60 हजार का तो सिर्फ एक टेस्ट है, ठीक है, ऐसा ही है ना, ठीक है, क्योंकि मुझे अब अपनी एक और खुद पेशेंट याद आ गई है, वो 75 ईयर्स की थी और उनका मतलब अच्छा सर्वाइवल था, उनके हस्बैंड की भी कोई पेंशन वगैरह आती थी या वो भी इनकम उनकी थी, मतलब वो कोई जॉब वगैरह कर रहे थे, बट स्टिल वो मुझे कहती थी कि मैं हर दफा ये सोचती हूँ शौकत खानम जाने से पहले कि अब ये 50,000 का मैं टेस्ट करवाऊँ या मैं कुछ जो है वो महीने गुजार के और बस फिर अल्लाह ताला के पास चली जाऊँ, ठीक है। तो आप देखिए बच्चे, ये अगर हम 1 लाख तक भी करते हैं तो ये उसके लिए है ना जिसने सिर्फ क्या करना है, अपना नॉर्मल सर्वाइवल करना है, शॉपिंग कर ली है, जैसे खाना हो गया, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन अगर कोई आप एज के साथ, आपको जैसे एजिंग के साथ हमने देखा बायोलॉजिकल चेंजेस आ रही है, कोई डिजीज वगैरह है आपको, ठीक है, तो आपका महीने का आराम से भी 10-15 हजार या 30-40-50,000 आपका जो है वो किस पे चला जाएगा, टेस्ट पे चला जाएगा, अगर आपके पास मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है तो, ठीक है।
तो एनीवेज डेफिनेटली अब बात ये यहाँ पे आ रही है कि इनकम जो है वो एज के साथ साथ डेफिनेटली क्या होगा, उसको इफेक्ट तो जरूर आएगा बच्चे। अगर आप देखें ये तो सिर्फ उनके लिए ना जो कि किसी अच्छी पोस्ट पे थे, ठीक है, या जो कि प्रोफेशनल थे, ठीक है। अब एक बेचारा अगर मजदूर है, आप देखिए मजदूर बेचारे को क्या पेंशन मिलेगी, उसको तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं मिलेगा, सही है। तो जब अगर वो ओल्ड एज में गया है तो उसको तो इनकम उसकी एज के साथ इफेक्ट करेगी ना, ठीक है, वो तो बेचारा सफर करेगा। सो और ही रेट करेगा डेफिनेटली। जिसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है या जिनकी अगर कोई नहीं है इस तरह के इश्यूज, तो जो है वो क्या होगा कि वो सरवाइव कर जाएंगे। बट अगेन वही बात आ जाती है कि आपको एज के साथ साथ ये चीज इफेक्ट जरूर करेगी, ठीक है, वन वे या अदर वे, लेकिन इफेक्ट जो है वो आपको जरूर करी होगी। अच्छा, ये हो गया बच्चों। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, अब ये कुछ एनालिसिस है, 3 एनालिसिस मैंने आपको बताए थे, ठीक है। एक था हमारे पास फंक्शनल, एक था इंटरेक्शनल और एक था सोशल कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस हमें क्या कहता है, डिसएंगेजमेंट थ्योरी से रिलेटेड ये एनालिसिस है। सोसाइटी एनहांसेस इट्स ओल्डरली ऑपरेशन बाय डिसएंगेजिंग पीपल फ्रॉम पोजीशंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एज दे रीच द ओल्ड एज, ठीक है। डिसएंगेजमेंट थ्योरी बेसिकली ये कह रही है कि आप क्या करते हैं कि जो आपके एल्डरली पीपल हैं हमारे, ठीक है, यानी कि जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है, हम क्या करते हैं कि उनको क्या कर देते हैं, बेसिकली उनकी पोजीशन से हटा देते हैं, ठीक है, या उनकी जो उनकी रिस्पांसिबिलिटी है वो बेसिकली कम कर देते हैं। जो रिटायरमेंट वाली एज है ना बच्चे, उसका एक मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमें लगता है कि अब वो रिस्पांसिबिलिटी नहीं कर सकेगा, ठीक है। ये भी एक मसला है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं 65 ईयर्स की हो गई हूँ, ठीक है, तो 65 ईयर की मैं हूँ, तो अब मैं यहाँ से रिटायर हो रही हूँ, तो एक तो मकसद मुझे रिटायर करने का ये होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अब उतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी बिकॉज मेरी एज मुझे अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या होगा, ये जो हमने पीछे सारी बायोलॉजिकल चेंजेस पढ़ी हैं, ठीक है। अब इतनी एज का बंदा जो है वो उसकी हेल्थ के लिए भी फिर वो नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है। तो डिसएंगेजमेंट थ्योरी आपको ये कह रही है कि आपने फंक्शन या स्ट्रक्चर की बेस में हम क्या करते हैं, एल्डरली पीपल को क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं, ठीक है, या उनको जो हमें अभी शुरू में हमने एज स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ी थी, ठीक है, तो हम हाँ एज स्ट्रैटिफिकेशन स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस की बेस पे कर सकते हैं। क्या ये एक एज का जो है वो 70 ईयर्स का बंदा हो गया, तो अब हम क्या करते हैं इसको, ये हम रिटायरमेंट की एज रख देते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है वो इसके अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि ये क्या करे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको प्रॉपरली जो है वो कवर कर सके, ठीक है। सेकंड हमारे पास एनालिसिस क्या है जी, एक्टिविटी सिंबॉलिक इंटरेक्शन एनालिसिस, एक्टिविटी थ्योरी। अ हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी एनहांसेस पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन ओल्ड एज. What seniors need is to be pushed out of roles but to find a wide range of productive or recreational activities, ठीक है। अब सिंबॉलिक इंटरेक्शन एनालिसिस क्या कहता है कि जी इंटरेक्शन पे फोकस कर रहा है। उसने किस पे फोकस किया था, डिसएंगेजमेंट वाली ने फंक्शन पे, स्ट्रक्चर्स पे। उसने कहा था जी स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो आपको एज के साथ इतना ज्यादा अलाउ नहीं करते कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभा सकें, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम आपको उस पोजीशन से रिटायर कर देते हैं, ठीक है। अब सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या कहती है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन ये कहती है कि हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी एनहांसेस पर्सनल सेटिस्फैक्शन विद ओल्ड एज, ठीक है, कि आप कोई ना कोई उनको एक्टिविटी देंगे तो क्या होगा कि उनकी जो ओल्ड एज में जो सेटिस्फेक्शन है, या जो उनका मेंटल लेवल है, या जो उनको साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, या वो जो आइसोलेट हो रहे हैं, वो सारे क्या होंगे, नहीं होंगे वो, ठीक है, आइसोलेशन की तरफ वो नहीं जाएंगे, उनकी मेंटल हेल्थ क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो आप उनको किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रखें, ठीक है, चाहे उनके फंक्शंस जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, बट आप क्या करो, उनको कोई ना कोई एक्टिविटी दो, ठीक है। अब वो कहता है कि वो एक्टिविटी जरूरी नहीं है कि कोई जॉब वाली एक्टिविटी हो, वो कोई प्रोडक्टिव या कोई रिक्रिएशन एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। जैसे आप देखें बच्चों, जो हमारे पास तो पार्क्स में भी लगे, हमारे यहाँ पे भी लगे होते हैं वैसे पार्क्स में, ठीक है, बहुत ज्यादा जिम का कोई मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि कोई ट्रैक बना हो, या पैरेलल बार्स आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, पैरेलल बार्स का पता है सब बच्चों को, ठीक है, मैं जी आपको जी दिखा रही हूँ, पैरेलल बार्स का पता है ना आप सब लोगों को, ठीक है। तो पैरेलल बार्स क्या है कि अब कुछ इस तरह के पार्क्स होते हैं बच्चों जहाँ पे क्या होता है, पैरेलल बार्स जो है वो हमारे पास लगी हुई होती है। बच्चों स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको, स्लाइड्स नजर आ रही है, अच्छा ठीक है। अब क्या है, वो पैरेलल बार लगने का बच्चा पता है मकसद क्या है, वो ये मकसद है कि अगर कोई ओल्ड एज जो है वो इंडिविजुअल एंटर होता है पार्क के अंदर, तो वो ये ना करे कि वो जाके सीट पे बैठ जाए चुप करके 2-4 मिनट इधर उधर देखे और फिर निकल जाए, ठीक है। वो क्या करे, वो पैरेलल बार जो लगी हुई है उसको आहिस्ता आहिस्ता पकड़े और असिस्टेंस के साथ क्या करे, वॉक करना शुरू कर दे, ठीक है। इसी तरह से कुछ ना कुछ और जो हमारा एक कॉम्बो जिम का कॉम्बो यूनिट होता है, ठीक है, जिससे आपके अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है, वो भी पार्क्स में लगे हुए होते हैं, ठीक है। उनका भी यही मकसद होता है कि जो इस तरह के इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी रिक्रिएशन एक्टिविटी के साथ साथ क्या हो जाएगा, फिटनेस ट्रेनिंग और एक्सरसाइज ट्रेनिंग भी कर लेंगे, ठीक है।
तो एक्टिविटी थ्योरी कहती है कि जी आप उनको प्रोडक्टिव रखें, उनको आइसोलेट ना करें, ठीक है, और उनको किसी ना किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व कर लें, लेकिन आप उनको क्या करें, इन्वॉल्व करें। अच्छा जी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस क्या कहता है, ठीक है जी, डिफरेंट एज कैटेगरीज हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ एज स्ट्रैटिफिकेशन। मिडिल एज पीपल इन कनाडा एंजॉय द ग्रेटेस्ट पावर, elderly may become second class citizens, age based hierarchy is inherent in an industry capitalized society। अच्छा जी, अब सोशल कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस अगर मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊं तो वो ये कहता है कि सोशली जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है, वो आपकी एज से रिलेटेड, अगर आपका सोशली कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ये जो ट्रोलिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, तो ये क्या है, आप कहते हैं कि इसके ऊपर काम करें कि ये सोशली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्यों आ रहा है, ठीक है, ये किस तरह आ रहा है, इन चीजों के ऊपर आप क्या करें कि एज को क्लासिफाई करना शुरू करें, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि मिडिल एज लोग कनाडा में क्या कर रहे हैं, उनके पास सबसे ज्यादा अच्छी अथॉरिटी है। मिडिल एज कौन है, यानी कि जो आप आ जाते हैं, हम आ जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, यंग पीपल है, ठीक है। इस वजह से अगेन वही है कि वो कहते हैं कि यंग पीपल है तो एंथुसियास्टिक होंगे तो ये अच्छा काम करेंगे, ठीक है। एल्डरली में बिकम सेकंड क्लास सिटीजन, ठीक है जी, सेकंड क्लास सिटीजन, एल्डरली को हम सेकंड क्लास सिटीजन कर रहे हैं, बिल्कुल हमने थर्ड की कैटेगरी के ऊपर जो है वो उसको क्लासिफाई नहीं कर दिया, ठीक है। तो सेकंड क्लास सिटीजन भी करने का मकसद यही है कि सोशली हमने उनको क्या रखना है, एक्टिव रखना है, और जो सोशली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो सोशली स्टीरियोटाइप्स आ रहे हैं उससे हमने क्या करना है, उनको जो है वो प्रिवेंट करना है, ठीक है बच्चों। तो ये 3 एनालिसिस है, ये आपने याद रखना है, स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस, सिंबॉलिक इंटरेक्शन एनालिसिस, और फिर कौन सा है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस, ठीक है। और सोशल कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस बेसिकली क्या कह रहा है, जो हमारे नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, नेगेटिव बिलीफ्स हैं, ये बेसिकली कह रहा है कि आप उसके ऊपर काम करें, ठीक है, उसको देखें, उसकी बेस पे आप एज को क्लासिफाई करें, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका एक सोशल क्या होना चाहिए, सादा अल्फाज में आपको कहते हैं सोशल आपका एक मकाम होना चाहिए, ठीक है। जैसे उन्होंने डिफाइन कर दिया, कनाडा वालों ने सेकंड क्लास सिटीजन कह दिया है एल्डरली पीपल को, ठीक है। Okay, जी, death and dying, historically death was routine. Ethical issues when death does not occur, no response, no stimulation, no movement, breathing, no indication of brain activity. Right to die, living wills are widespread, but enthusiasm assisting in the death of a person is still illegal and exists in the Netherlands. अच्छा जी, अब बच्चे क्या है कि डेफिनेटली देखें, डेथ या अगर डाई हम बात करें तो वो क्या है, एक अल्लाह ताला का हुक्म है, और डेफिनेटली ये तो आप कुरान पाक भी कहते हैं ना कि हर जो है वो जान ने जो है वो मौत का मजा चखना है, ठीक है, ये आपको कुरान पाक के वर्ड्स हैं। सो डेथ जो है वो नेचुरल है, और डेफिनेटली जरूरी है कि नेचुरल है, कोई ट्रॉमेटिक भी हो सकती है, एक्सीडेंटल डेथ भी हो सकती है, लेकिन डेथ होनी है, वो रीजन भी आपका जो है वो डेफिनेटली अल्लाह ताला की मर्जी से ही बनता है। एक्सीडेंट से भी डेथ हो रही है, लेकिन उससे मर्जी तो अल्लाह ताला की है, ठीक है। तो नेचुरल एक बेसिकली फिनोमेना है डेथ, लेकिन अब क्या होता है कि कुछ इसमें एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, ठीक है, स्ट्रोक के बाद वो बेचारा मरीज जो होता है वो आईसीयू में लेटा है, ठीक है, आईसीयू में वो पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ जी, मसल्स एट्रोफिड हो गए हैं, सारे खत्म हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ब्रेन में आपके ऑर्गन्स खत्म होना शुरू हो गए हैं, ठीक है जी। फिर क्या हुआ कि एट द एंड क्या होता है कि जो आपकी ब्रेन है वो एक्टिविटी खत्म हो जाती है। आप देखें बच्चों, जो पूरा आपका बॉडी है ना, पूरा हमारा सिस्टम है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। तो अगर ब्रेन ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या ब्रेन ही इनएक्टिव हो गया है, तो इसका मतलब है, इसको हम कहते हैं ब्रेन डेथ हो जाना, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके ब्रेन की डेथ हो जाए, ठीक है, और आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, कोई मूवमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो बंदा जो है वो क्या हो गया, उसकी डेथ हो चुकी हुई है, ठीक है। इस कंडीशन में मैं आपको ऐसे ऐड कर देती हूँ, ठीक है। यूजुअली होता यह है कि हम एक साइन करवा लेते हैं, डीएनआर को हम कहते हैं डू नॉट रिससिटेट, ठीक है, मतलब हम एक साइन करवा लेते हैं कि जी ये पेशेंट जो है इसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो हम इन्हें फोर्सफुल सीपीआर कर देते हैं, ठीक है, और हम देख लेते हैं कि इनके दोबारा से एक्टिविटीज या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस उसी तरह से स्टार्ट होते हैं या नहीं होते हैं। तो वो इतना ज्यादा बच्चों आप कहेंगे कि वो होता है डेंजरस कह सकते हैं, रिस्की कह सकते हैं, या पेनफुल, सबसे ज्यादा तो वो पेनफुल होता है, इतना कि आपकी रिब्स जो है वो टूट सकती हैं, उनका फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो वो यूजुअली फिर यही होता है कि क्योंकि एज भी हो चुकी होती है, तो जो अटेंडेंट्स होते हैं वो कहते हैं जी नहीं, आप इनको इतना फोर्सफुल रिससिटेट ना करें, आप इनको जब तक जो है वो इनका जो है वो आप कह रहे हैं कि पल्स रेट चल रहा है, या जब तक उनका ब्रीदिंग चल रही है, ठीक है, जितनी एक्टिविटीज चल रही है उनकी वो चलने दें, और जब नेचुरल डेथ होगी तो ही आप उनको जो है वो हम उनको एक्सपायर कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब कुछ हॉस्पिटल्स वाले जो होते हैं वो ये बात क्या करते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं, कुछ हॉस्पिटल वाले ये बात डिस्क्लोज क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है।
और वो क्या करते हैं कि वो खुद ही से जो है वो क्या करते हैं कि पेशेंट को, जिनकी यहाँ पे जो टर्म लिखी हुई है यूथेनेसिया, ठीक है, यूथेनेसिया जो है वो बेसिकली क्या है कि आप खुद से जो है वो कहेंगे जी पेशेंट बेचारे ना जो है वो 4-5 महीने से आईसीयू में पड़ा हुआ है, ब्रेन डेथ हो चुकी हुई है, बट स्टिल अभी हार्ट बीट चल रही है, हार्ट चल रहा है, तो क्या है हम क्या करेंगे कि उसको कोई ना कोई इलीगल तरीके के साथ क्या करते हैं कि पेशेंट बेचारा सफर ना करे, उससे आप क्या करते हैं कि उसको हम जो है वो एक्सपायर कर देते हैं, ठीक है। अब वो क्या कंडीशन है या क्या वो तरीका हो सकता है, कोई इंजेक्शन है, कोई मेडिकेशन है या क्या वे है, उसमें हम नहीं जाते हैं, बट हम क्या करते हैं कि उसको पेशेंट की सफरिंग को जो है वो हम खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको हम जो है वो एक्सपायर कर देते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इट एग्जिस्ट इन द नीदरलैंड, ठीक है जी, नीदरलैंड में इसकी प्रैक्टिस होती है, बट बच्चों डेफिनेटली ये क्या है, इलीगल है, ठीक है। आप एक मरीज है वो चाहे 10 साल पड़ा रहे, चाहे वो जितने भी अरसा पड़ा रहे, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ये आपके पास राइट नहीं है बीइंग इन अ मेडिकल प्रोफेशन के आप उसको कोई भी इंजेक्शन से या किसी भी इलीगल वे से आप क्या करें उसको जो है वो एक्सपायर करते हैं, ठीक है। अब एक आई थिंक पिछले दिनों सोशल मीडिया पे आया भी हुआ था, कोई सऊदी जो है वो है किसी प्रेसिडेंट के बेटे हैं या कुछ इस तरह है, तो वो क्या है कि वो आई थिंक काफी अरसे से, अगर आप में से शायद किसी ने सुना भी हो, काफी साल हो गए हैं उनको, मुझे नहीं आइडिया कि कितने साल है, कोई अरसा हो चुका है, आई थिंक 10 साल या कुछ इतना अरसा हो चुका है, या कोई 7-8 साल या 2-4 सालों में मतलब बात आई है, ठीक है। कि क्या है कि वो उनको स्ट्रोक हुआ था, ठीक है, और स्ट्रोक के बाद वो कम्प्लीटली कोमा में है, ठीक है, और अगेन वही है कि उनकी ब्रेन की डेथ हो चुकी हुई है, बट स्टिल उनको वेंट के ऊपर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, उनका हार्ट रेट चढ़ रहा है, तो वेंट के ऊपर हम उनको साथ साथ जो है वो क्या करें, फोर्सफुल उनको उनके लंग्स को भी चला रहे हैं, और उनका जितना जो है वो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। बट हमने ये जो है ये वाला ऑप्शन कि इलीगली आप क्या करें कि उसको एक्सपायर कर देंगे, वो बेचारा जो है वो पड़ा हुआ है आईसीयू में, तो आप उनको इलीगल तरीके के साथ कुछ करें, तो ये क्या है, एथिकली जो है वो क्या है, गलत है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इसकी प्रैक्टिस हो रही होती है। अच्छा जी, अब नॉर्मल एजिंग में और क्या क्या आ जाता है, हमारे पास सेंसरी चेंजेस आ सकती हैं, हेयरिंग आ सकता है, विजन लॉस आ सकता है, स्मेल, टेस्ट, टच, स्किन के चेंजेस आ सकते हैं, रिजर्व, रिपेयर, रिप्लेनिश, ठीक है जी, आपकी जो रिकवर करने की एबिलिटी होती है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इलनेस को आपका रिस्पॉन्स जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। आप में से अगर कोई बच्चा कभी खेलते खेलते गिर जाएगा तो डेफिनेटली आप 2 दिन बाद दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे, आपकी हीलिंग फास्ट होगी, आपके अंदर का मैकेनिज्म इस तरह का, ठीक है। लेकिन अगर कोई ओल्ड एज पीपल गिरेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, हीलिंग भी पुअर होगी, और साथ साथ क्या होगा, उनका कोई फ्रैक्चर वगैरह होने के भी चांस होंगे, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही हैं, स्लीप पैटर्न्स इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जैसे इंसोम्निया वगैरह ये होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब देख लेते हैं हमारे पास बच्चों कौन कौन से विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, शेल्टरिंग आईज फ्रॉम लाइट, स्क्विंटिंग, टिल्टिंग हेड, being unusually cautious, falling, tripping, bumping into things, changing in personal appearance, change in activity withdrawing, confusion, difficulty of recognizing people or ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये शेल्टरिंग आईज वाला क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो जिनकी आईसाइट वीक होती है वो क्या करते हैं कि अपने या तो हाथ ऐसे करके आंखों के ऊपर रख के फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, एक शेल्टर बना के कि आसपास की लाइट उनको इफेक्ट ना करे, और शेल्टर बना के क्या करते हैं, फोकस करने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है। यहाँ करते हैं बहुत ज्यादा ब्लिंकिंग जो है वो उनकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि कभी कभी क्या हो जाता है, वो किसी ना किसी चीज के अंदर जाके बम्पिंग इनटू थिंग्स, ठीक है, किसी चीज से जाकर टकरा लेते हैं क्योंकि उनको वो आगे से चीज नजर ही नहीं आ रही होती है, ठीक है। अब डिपेंड करता है, कुछ लोगों की शॉर्ट साइडेडनेस इफेक्ट होती है, ठीक है, और कुछ में जो है वो लॉन्ग साइडेडनेस इफेक्ट होती है, बट अगेन जो सारे हैं विजन के साथ प्रॉब्लम्स ये क्या है, एज के अंदर आपको जो है वो जरूर आ रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा अब कुछ कंडीशंस हैं, या अगर हम डिजीजेस या इलनेस की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, ग्लाकोमा हो जाता है, ठीक है जी। ग्लाकोमा जो है वो बेसिकली क्या है, ड्रेनेज कैनाल ब्लॉक्ड, फ्लूइड्स बिल्ड अप इन द आई, प्रेशर डैमेजेस द ऑप्टिक नर्व, ठीक है, जो आपकी बेसिकली हमारी ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, जो एक्विस ह्यूमर है, जो आपका बेसिकली आई के अंदर हमारा प्रेशर होता है, ठीक है, वो क्या होगा, आपका ऑप्टिक नर्व, वो एक्विस ह्यूमर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो आपका प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। जब प्रेशर बिल्डअप होगा तो अल्टीमेटली जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, जो कि आपकी सारी विजन को कंट्रोल कर रही है, उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगी, और जो ड्रेनेज नॉर्मली हमारा हो रहा था वो ड्रेनेज नहीं हो पाएगा, और इससे क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता पहले विजन लॉस होना शुरू होती है, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, पेशेंट जो है वो किस पे चला जाता है, ब्लाइंडनेस की तरफ भी चला जाता है, ठीक है। लेकिन ये साइलेंट है और पेनलेस है, बट हम इसको इजीली जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो मोतिया का अगर आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, सफेद मोतिया, ठीक है, जो आंखों में आ जाता है, वो भी आप टर्म इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फिर हमें जो है वो आपके रेटिना के ऊपर जो है वो ब्लर ब्लर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ड्रेनेज नहीं हो रहा होता ना,
तो वो जो सारा ब्लॉकेज हो रहा होता है, ये जो प्रेशर आ रहा होता है, वो हमें रेटिना के ऊपर से ऐसा ऐसा नजर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक ऐसे लेंस ऐसा होता है जैसे लेंस आपके एक और आपने लेंस ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एज के साथ साथ ये कॉमन है। अच्छा जी, डायबिटिक रेटिनोपैथी इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस लीड फ्रॉम स्मॉल वेसल्स इन द बैक ऑफ द आई। ठीक है जी, ब्लड शुगर लेवल जब कंट्रोल ना हो तो ये इसकी वजह से होता है। अच्छा, लेजर के साथ आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्या आपको दिखाऊं। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है बच्चों, ये देखिए, ये आपकी नॉर्मल ऑप्टिक नर्व्स हैं, सारी वेसल्स हैं। ठीक है, ये जितनी भी हमारी आई की वेसल्स हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या हो रहा है कि डायबिटीज की वजह से, यानी कि आपके ब्लड का शुगर का लेवल अगर कंट्रोल नहीं रहा, ठीक है, तो जो आपकी वेसल्स हैं वो क्या होंगे, अल्टीमेटली डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, विजन लॉस होती है, और उसमें भी हमारे पास क्या होता है, ब्लाइंडनेस की तरफ पेशेंट जो है वो चला जाता है। ठीक है, और इसको हम कह रहे हैं कि ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है। मतलब ये नहीं है कि आपने लेजर वगैरह किया तो उससे प्रॉपर जो है वो रिवर्स हो जाएगी सारी, जितना भी विजन लॉस हुआ। ठीक है, तो आप लोगों ने बच्चों इन सब में जो है ना वो सिंपल नाम याद रख लें, और थोड़ा थोड़ा सा एक एक डेफिनेशन याद रख लें कि वो होता क्या है। ठीक है, उसके बाद मैक्यूलर डिजेनरेशन। ठीक है जी, मैक्यूलर डिजेनरेशन जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है, नॉट रिवर्सिबल, ट्रीटेबल, सेंट्रल विजन अफेक्टेड, लीड्स टू ब्लाइंडनेस, स्मोकिंग, मेजर रिस्क है। अच्छा, अब मैक्यूलर डिजेनरेशन में क्या है कि जो मैक्यूला बेसिकली हमारे पास रेटिना का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, जो कि आपको सेंट्रल विजन के ऊपर जो है वो फोकस कर रहा है। ठीक है, मतलब जैसे आप कहीं देख रहे हैं तो उस बंदे का जो सेंट्रल पार्ट आपको या सेंट्रल रीजन जो आपको नजर आ रहा है, उसमें मैक्यूला की जो है वो बेसिकली क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अब किसी भी डिजनरेशन की वजह से या किसी भी और फिनोमेना की वजह से अगर मैक्यूला जो है वो क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा वहां पे जो वेसल्स उसको सप्लाई कर रही हैं वो डैमेज हो जाएंगी, या आप कह सकते हैं कि वहां पे ब्लड जो है वो या फ्लूइड जो है वो क्या होगा, वेसल्स को जो है वो ब्लॉक कर देगा, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि जो सेंट्रल विजन है वो पेशेंट की इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक विजन से रिलेटेड ही आपके पास क्या है, डिजीज है या इलनेस हमारे पास है। ठीक है, तो बच्चों 3 तरह की विजन से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं। ये वाली सारी जो साइंस है ये कॉमन है। ठीक है, कि डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड फलाना फलाना, ये सारा क्या है हमारे पास, कॉमन है। ठीक है, 3 कंडीशन है, ग्लोकोमा है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, और मैक्यूलर degeneration है। You should know only the definition and the name of the disease, that's it. अच्छा, मैम उसके ये बाद मैक्यूलर एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी हाँ जी, मैम ये मैक्यूलर डीजनरेशन को लेमन टर्म में बता दें क्या कहते हैं? मैक्यूलर डिजेनरेशन को बच्चे लेमैन में तो आई थिंक इसका कोई ऐसा कोई खास वर्ड यूज इसके लिए होता नहीं है। हाँ, लेकिन आप ये कह सकती हैं कि ये आपके जो है वो शॉर्ट साइटेडनेस के साथ जो है वो एसोसिएट करेगी। लिख लें। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, यस मैम। अच्छा, उसके बाद आ रहा था बच्चों हेयरिंग। हेयरिंग भी डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा, जो बेचारे ओल्ड एज लोग होते हैं, कोई ना कोई उन्होंने कुछ लोगों ने एड लगाया होता है, और जो एड वगैरह नहीं भी अफोर्ड कर सकते, फिर वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपको कहते हैं जी रिपीट करें, 2 दफा रिपीट करें, 3 दफा रिपीट करें, या क्या कहते हैं कि थोड़ा सा आप अपना वॉल्यूम जो है उसको लाउड रखें। अब क्या है, डिफिकल्टी हियरिंग विद बैकग्राउंड नॉइज, मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, विड्रॉल, एंगर, इरिटेशन एंड कोऑपरेटिव। ठीक है, जो मैंने भी आपको बात बता दी है एक ही लाइन में, कि क्या होगा कि वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहे होते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर उनको इतना ज्यादा हियरिंग अफेक्ट हुई होती है कि वो आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहे होते, तो फिर वो क्या करते हैं, विड्रॉ कर देते हैं, मतलब वो आइसोलेशन वाले पीरियड में चले जाते हैं, वो ज्यादा बात ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मैंने नेक्स्ट से कम्युनिकेट किया और उन्होंने मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स ना किया, या मैं किसी को क्यों अपनी वजह से इरिटेट करूं, जबकि हेयरिंग इशू तो मेरे साथ है। ठीक है, तो ये सारे मिसअंडरस्टैंडिंग और ये सारे फिर इशू जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। और हेयरिंग का इशू होगा अगर आपके आसपास भी आपको कोई पर्सन है जिसमें आपको ये साइंस नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको कह रहा है कि थोड़ा लाउड बोलें, या बार बार आपसे 2-3 दफा वर्ड रिपीट करवा रहा है, तो इसका मतलब है कि एज के साथ साथ उनका जो हेयरिंग लॉस वाला फिनोमेना है वो स्टार्ट हो गया। बेटा सिर्फ 2 मिनट वेट करने, अजान हो रही है। मैम इधर नहीं हो रही।
अच्छा जी बेटा, यहाँ पे हो रही थी हमारे पास अजान की, मुझे आवाज आ रही थी, यूएमटी में तो आ रही थी, अब बाकी मुझे नहीं आइडिया। अच्छा जी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड हेयरिंग लॉस में आपके पास क्या है? हेयरिंग लॉस तो हमने देखा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी आना शुरू हो जाती है मच हायर देन जनरल पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 100% इन डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अगर किसी को कोई सिंड्रोम है, जैसे कि हम डाउन सिंड्रोम है, तो उसमें जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो क्या होगी, या हेयरिंग लॉस जो है वो एज के साथ साथ बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बच्चे देखें, जो डाउन सिंड्रोम है, जो स्पेशल इंडिविजुअल है, डेफिनेटली उनका तो सिस्टम वैसे ही आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल से जो है वो क्या होते हैं, सारे इफेक्ट होते हैं, तो एज के साथ साथ उनके अंदर तो और बहुत सारे इश्यूज जो है वो आ जाते हैं। ट्रिमेंडस अमाउंट अनडिटेक्टेड मे रिक्वायर स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग फॉर फॉलो थ्रू चैलेंजेस मैनेजिंग हियरिंग एड्स। ठीक है जी, तो आप क्या है इसमें अगर सारे हियरिंग लॉस आ रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको जो है वो चैलेंजेस जो है वो अपनी सोसाइटी में फेस करने पड़ रहे हैं। अच्छा जी, कम्युनिकेटिंग विद हियरिंग लॉस, डिक्रीज बैकग्राउंड नॉइज, फैन, डिशवॉशर, टीवी, फेस टू फेस गेन अटेंशन, indicate gestures, change words, rephrase, change pitch, woman's voice. Most people cannot lip read. ठीक है, अब क्या है वो कह रहे हैं कि अगर hearing loss आपके आसपास किसी इंडिविजुअल को है तो आप उसको कम्युनिकेट करने के लिए थोड़ा सा क्या करें, कुछ अडेप्टेशंस कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप क्या करें कि अगर आप किसी से बात करें तो कोई फैन ऑन है जिसकी आवाज है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक है जिसकी आवाज आपके आसपास आपको लगता है कि है, तो आप पहले उसको बंद करें ताकि उनको आपको सुनने में आसानी हो जाए। ठीक है, फिर आप क्या करें कि ये नहीं है कि आप दूसरे कमरे से बैठ के आवाज दे दें और आप समझें कि उनको समझ आ जाएगी। उनको हियरिंग इशू है तो आप क्या करें, फेस टू फेस जाके इंटरेक्शन करें ताकि आपके कुछ जेस्चर से भी उनको आइडिया हो जाए। ठीक है, या आप क्या करें कि कोई जेस्चर करके दिखा दें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि उनको इतना ज्यादा जो है वो इशू है, सही है। फिर आप क्या करें कि अपने वर्ड्स को रिफ्रेश कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं वो आप पूरी लंबी बात करने के बजाय एक छोटी सी बात करके आप एक रिफ्रेश करके एक समरी में जो है वो आप उनको बात करें, आप उनके साथ कम बात करके उनको जो है वो बात समझा दें। ठीक है, ये आपको बताने का मकसद बच्चों क्या है कि हमारे पास ये पेशेंट्स आते हैं जिनको हेयरिंग लॉस वगैरह के इशू होते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके पास हेयरिंग एड के साथ ही आएगा। ठीक है, अगर कोई लो क्लास का पेशेंट आता है तो फिर हमें उसको भी डील करना होता है। ठीक है, फिर आप अपनी जो वॉइस की पिच है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऊंचा थोड़ा सा बोल के आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, सो लिप रीडिंग से भी कुछ पता चल सकता है, लेकिन डेफिनेटली हर कोई जो है वो लिप रीडिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कुछ एडेप्टेशंस हैं जो कि आपको कर सकते हैं जिन लोगों का हेयरिंग लॉस है उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद क्या आ जाता है बच्चों, विजन हो गया, हेयरिंग लॉस हो गया, अब आ जाता है स्मेल, डिक्रीज ऑल्फैक्टरी सेल्स, ऑल्फैक्टरी नर्व जो कि हमारी स्मेल को डिटेक्ट कर रही होती है। ठीक है जी, वहां पे सेल्स जो है वो डिजनरेट होना शुरू होते हैं, तो इस वजह से आपकी जो स्मेल की पावर है या हमारी स्मेल की सेंस है, ठीक है, वो क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। मेडिकेशन से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बट आप इतना ज्यादा इसके ऊपर काम, डेफिनेटली जो एक नेचुरल बायोलॉजिकल चेंज आ रहा है आप उसके ऊपर 100% उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। स्पॉइल्ड फूड, गैस लीक्स, फायर, व्हाट डू यू डू। ठीक है, तो ये सारी जो स्मेल्स हैं क्या होंगी, अल्टीमेटली उनको, अगर किसी को ऑल्फैक्टरी सेल्स बहुत ज्यादा डैमेज है या ऑल्फैक्टरी नर्व उनकी बहुत ज्यादा डैमेज है, तो क्या होगा कि उनको ये सारी स्मेल्स अल्टीमेटली नहीं आ रही होंगी। ठीक है, इसके लिए भी बच्चों हमारे पास थेरेपीज होती हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि आपका रिहैबिलिटेशन, अगर आप देखें जो एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं उसमें हम इन सब चीजों पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हेयरिंग लॉस वालों के साथ भी काम कर रहे होते हैं, उनको सिखा रहे होते हैं कि सजेस्टर्स के थ्रू आपने अपनी बात को कम्युनिकेट करना है। ठीक है, जो स्मेल वाले हैं उसमें भी आप ये कर सकते हैं कि डिफरेंट थेरेपी के थ्रू, डिफरेंट के थ्रू आप क्या करें, आप उनके जो ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं उनको दोबारा से स्टिमुलेट करें कि थोड़ा सा जितना भी वर्क कर सकते हैं वो एटलीस्ट उसको वर्क करें। ठीक है, तो ये सारे जो है वो रिहैबिलिटेशन के अंदर पार्ट आ जाता है, लेकिन इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द फिजिकल थेरेपी। डेफिनेटली ये बाकी हमारी जो टीम होती है उसके साथ ये फिर लिंक्ड होता है। ठीक है, सेंसरी थेरेपिस्ट का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, तो जो सेंसरी थेरेपिस्ट होता है वो इन सारी सेंसेस जो है हमारी इनके ऊपर जो है वो काम कर रहा होता है, और उनकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू वो ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, स्लीप विद एजिंग, लेस स्लीप नीडेड एंड चेंजेस पैटर्न्स, कॉज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स, एक्सपेक्टेशंस, स्लीप ड्यूरिंग द डे, इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, मेडिकेशंस, पेन, रेस्टलेस लेग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, कार्डियक प्रॉब्लम। ठीक है जी, अब एज के साथ साथ स्लीप जो है वो क्यों डिस्टर्ब होती है। ठीक है, जैसे आप लोग में जो कुछ बच्चे कह रहे थे जी इंसोमिया हमें है, हमें भी नींद नहीं आ रही है। ठीक है, आप लोगों में से कुछ बच्चों ने कहा था, तो डेफिनेटली आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या स्ट्रेस हो सकता है, पढ़ाई का कोई ना कोई स्ट्रेस हो गया। ठीक है, या कोई एक छोटा मोटा और स्ट्रेस हो गया, लेकिन एज के साथ साथ क्या है कि आप जो है वो दिन में भी सारा दिन अगर आपने कोई मेडिकेशन ऐसी ली हुई है जिससे आपको क्या हो रहा है, नींद आती है। ठीक है, तो वो क्या होगा कि आप सारा दिन अगर सो गए तो डेफिनेटली रात को फिर आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका एक स्लीपिंग वाला टाइम जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, या अगर आपको कोई ना कोई और इशू है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है, कोई कार्डिक इशू है, ठीक है,
आपको कोई किसी किस्म की पेन है जो कि रात को एग्रावेट कर जाती है, तो उसकी वजह से भी फिर क्या होगा, आपकी स्लीप इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, या यूरिनेशन का आपको देखें कुछ पेशेंट्स में, डायबिटिक पेशेंट्स में या एज के साथ साथ यूरिनेशन का इशू आ जाता है। ठीक है, कि बार बार यूरिनेशन करने के लिए आप अगर पेशेंट जा रहा है तो क्या हो रहा है, उसकी फिर भी स्लीप जो है वो इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये स्लीप एज के साथ साथ इफेक्ट हो जाती है। Reserve, repair, replenish, decrease with age, decrease ability to maintain body temperature, diminished response to illness, fever, pain, heart rate. ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चों में हार्ट रेट जैसे थोड़ा सा फास्ट होता है, इसी तरह से अगर आप किसी जीरियाट्रिक पॉपुलेशन का देखेंगे तो उनका भी थोड़ा सा हार्ट रेट या पल्स रेट जो है वो हमसे थोड़ा सा क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, और फिर मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि जो उनको रिपेयरिंग वाली एबिलिटी है वो क्या होती है, अल्टीमेटली बायोलॉजिकल एजिंग की वजह से डिक्रीज कर जाती है। अच्छा, इसको okay, gastrointestinal conditions, much higher rate, constipation, reflux, bowel and GI cancer, hepatitis, H. pylori, choking। ठीक है, ये सारे constipation के issues आ सकते हैं। मैंने आपको शायद पहले बताया था IBS सिंड्रोम होता है ना, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज। ठीक है, ये भी एज के साथ बहुत कॉमन है। कभी पेशेंट्स आपको कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कभी वो कहते हैं कि उनको डायरिया हो रहा है, और कभी इनको इसी तरह से कॉम्बिनेशन रहता है क्योंकि स्टमक प्रॉपरली वर्क करना छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, एच पाइलोरी, आपको पता है बच्चे, जो आपके स्टमक को सबसे ज्यादा हमारा बैक्टीरिया अफेक्ट कर रहा होता है वो एच पाइलोरी है। ठीक है, एच पाइलोरी आ गया, वहां पे एसिड अक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मेडिकेशंस खा रहे होते हैं, तो वो सारा दिन कहते हैं जी हमारे तो जो है वो टेस्ट ही मेडिसिन का रहता है, इसी वजह से हम कुछ खा नहीं सकते हैं। तो जब वो कुछ खाते नहीं है तो अल्टीमेटली उनका एम्प्टी स्टमक में एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू होता है और जीआईटी के उनके मसले स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, या एसिड रिफ्लेक्स या एसिड रिगर्गिटेशन, जिसको हम कहते हैं कि जो खाया होता है वो दोबारा क्या होता है, वापस उनको ऐसे लगता है कि वापस उनके एसोफेगस जो है वो एलिमेंट्री कैनाल से वापस जो है वो उनके मुंह में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, उनके इश्यूज जो है वो कॉमन जीआईटी से रिलेटेड भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से इश्यू हो गए, विजन का हो गया, हेयरिंग का हो गया, रिपेयरिंग इशू हो गया, स्लीप के साथ जो इश्यूज आ रहे थे वो हो गए, और जीआईटी से रिलेटेड इशू हो गए, और फिर जो बाकी मैंने आपको बताया सेंसेस जो है वो बाकी भी इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जीरियाट्रिक जेरोंटोलॉजी दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर एज स्ट्रैटिफिकेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया था सारा, उसको एटलीस्ट आपको एक दो लाइन में डिफाइन करना आना चाहिए। ठीक है, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आ रही हैं, यू शुड नो। एज के साथ साथ कौन सी प्रॉब्लम्स या ट्रांजिशन जो है वो आपकी बॉडी में आना स्टार्ट हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर तीन तरह के हमने एनालिसिस पढ़े हैं, फंक्शनल, इंटरेक्शन और सोशल कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस। हर कोई का एक अपना एनालिसिस है एज को लेके, तो आपको उसको आना चाहिए। ठीक है जी, और फिर बाकी जो नॉर्मल एज के साथ साथ प्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं जो कि आपके अंदर आनी ही आनी है, वो कौन कौन सी है वो हमने सिस्टमैटिकली पढ़ी है, ये सारी हेयरिंग की, स्लीप की, जीआईटी की एंड ऑल दैट। ठीक है जी, आप में से किसी को क्वेश्चन है तो इसमें से पूछ लें। थैंक यू। हाँ जी, किसी बच्चे का कोई सवाल? मैम इसकी रिकॉर्डिंग हाँ जी, मैम इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी? हाँ जी, हाँ जी बच्चे, मैंने लास्ट लेक्चर की थी अपलोड रिकॉर्डिंग, शायद नहीं की हुई है ना। नो मैम। मैं आज आपकी ना दोनों कर देती हूँ। ठीक है, दोनों मैं अभी आपकी कर देती हूँ, दोनों मैम ये लेक्चर्स। मैम ये आपने मिड एज का जोन सा बताया, ये आपकी और हमारी जोन सी उम्र है इसका, सॉरी, ये मिड एज शामिल है? हाँ जी क्या कह रहे हैं? मैम ये आपकी और हमारी एज जोन सी है, ये मिड एज में शुमार होती है? हाँ जी बच्चे, अडल्टहुड में आएगा ना। मैंने आपको बताया था बच्चे, लास्ट जब हमें लेक्चर पढ़ा था मैंने आपको कहा था कि जो 18 से लेके 30 तक यूजुअली हम कंसीडर कर रहे होते हैं अडल्टहुड को। ठीक है, और उससे ऊपर फिर आप जो है वो किसको कंसीडर करेंगे, अर्ली ओल्ड एज या अर्ली अडल्टहुड, और फिर या लेट अडल्टहुड। 30 से ऊपर जो है वो लेट अडल्टहुड है, 18 से 30 तक अर्ली अडल्टहुड है, 30 से आप कह सकते हैं कि 35 तक जो है वो लेट अडल्टहुड है, उसके बाद या 40 तक आप लेट अडल्टहुड करते हैं, और फिर 40 से या 45 तक आप लेट अडल्टहुड करते हैं, फिर उससे ऊपर हम जो है वो ओल्ड एज, उसमें भी फिर हम जो है वो करेक्टराइज कर देते हैं कि अर्ली ओल्ड एज या अर्ली एल्डरली और फिर लेट एल्डरली। ठीक है, ये आपको ना मैंने एक स्लाइड जो है वो शेयर की हुई है, तो ये वो जी आप मैम। स्लाइड। ठीक है, क्योंकि बच्चे इसमें पता है मसला क्या है, इसमें ये मसला है कि अब हर कोई ना डिफरेंट तरह से क्लासीफाई करता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये 10 11 12 तक जो है वो हमारे पास चाइल्डहुड है,
चाइल्डहुड से फिर आगे 12 से लेके हम जो है वो 20 तक एडोलेसेंट, 20 से लेके 35 तक अडल्टहुड, अर्ली अडल्टहुड 35 से 40 तक लेट अडल्टहुड, 40 से फिर 50 तक जो है वो अर्ली ओल्ड एज या एल्डरली, अर्ली एल्डरली, और फिर उसके बाद 50 से आगे 70 तक ओल्ड एल्डरली, और इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो हर कोई जो है ना उसकी क्लासिफिकेशन इसकी डिफरेंट है, ठीक है। आप अगर जो पूछ रहे हैं तो आप आएंगे अडल्टहुड के अंदर आएंगे, ठीक है, अर्ली अडल्टहुड के अंदर आएंगे अगर आपकी एज 30 से पहले पहले है। थैंक यू मैम जी। और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? मैम ओल्ड एज में आपने कौन सी प्रिवेंशन की टाइप बताई थी? सॉरी, टाइप कौन मैम सी कह रही है बच्चों? आप मुझे आप लोगों को तो मेरी आवाज ठीक आती है, पता नहीं आप लोग जब भी मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप लोगों की मुझे से आवाज बड़ी डिस्टॉर्टेड आती है। आप ना ये मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, चैट बॉक्स कर दिया करें, चैट बॉक्स में सेंड किया करें क्वेश्चन, ताकि मुझे सही समझ आ जाए। मैम अगला लेक्चर स्टार्ट हो गया, मीटिंग लीव कर दूं? हाँ जी, मैं आपकी अटेंडेंस सबकी लगा दूंगी, किसी को क्वेश्चन है तो बता दें, फिर हम मीटिंग एंड कर देते हैं, वरना नो मैम। आप लोगों का जो क्वेश्चन होता है ना बच्चों, यहाँ चैट बॉक्स में लिख दिया करें, ओके मैम। ठीक है। अच्छा, हाँ जी, मरियम ने पूछा है कि मैम प्रिवेंशन की टाइप, बच्चे प्रिवेंशन क्योंकि डेफिनेटली मैंने आपको बताया ओल्ड एज के साथ कोई ना कोई डिजीज हुई होगी, ठीक है, और वो डिजीज अपनी क्रोनिक एज के ऊपर ही पहुंची होगी, क्रोनिक स्टेज के ऊपर ही पहुंची होगी, ठीक है। तो इसके अंदर ज्यादातर जो हमारे पास आ जाती है वो आती है हमारे पास टर्शरी प्रिवेंशन, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी बच्चे, रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह आज आपके लास्ट लेक्चर की और इस लेक्चर की दोनों की अपलोड कर दूंगी, ठीक है। पहले ना जूम जरा थोड़ा सा मेरा हुआ था स्लो, जिसकी वजह से मैंने लास्ट लेक्चर की अपलोड नहीं की, तो अभी मैं इंशाल्लाह आपकी दोनों की अपलोड कर देती हूँ। अब आप लोगों ने एलएमएस से बच्चों लिंक देख लेना है नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। मैम अल्लाह हाफिज मैम जी। जी जी, हाँ जी, कौन सा बच्चा कुछ कहना चाह रहा है? मैम मुझे आपसे बात करनी थी बेसिकली ना। जी जी बताएं। मैम मुझे मुझे ना आपसे थोड़ी सजेशन चाहिए थी, थोड़ी हेल्प चाहिए थी। जी जी बेसिकली ना बताएं। अक्टूबर में ना मेरे भाई की डेथ हुई थी, ठीक है, और उसके एक मंथ बाद मेरी सिस्टर की बेटे की भी डेथ हो गई। तो हमारे घर में जो सिचुएशन है ना इस वक्त थोड़ी हेक्टिक हुई हुई है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी मदर को कैसे समझाऊं, क्योंकि वो नहीं मुझे पता। पहले ये बताएं, आप लाहौर में रहती हो? हाँ, जी मैम। अगर आप लाहौर में रहती है ना तो आप मेरे से यूनिवर्सिटी आके मिल लें और हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, आपको आने में तो कोई इशू नहीं है ना? नो मैम। ठीक है, आप ऐसा करो कि अब जो है ना बच्चे, नेक्स्ट तो मेरा ऑफ है, आप ऐसा करो मंडे को ना, मंडे को आप किस टाइम आएंगी? मैं आपको ना किंजा अशरफ है ना, आप मुझे मेल करें, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीक में कोई भी एक टाइम दे देती हूँ, ठीक है, और आप फिर आके ऑन कैंपस अपना हम डिस्कस कर लेते हैं, परेशान नहीं हुए आप, ठीक है। ओके बच्चों, और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? टेक केयर, अल्लाह हाफिज।